नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में लोगों में जागरूकता तो बढ़ रही है, लेकिन अभी निवेश की समझ का विस्तार होने में वक्त लगेगा। निवेश के बारे में लोग सुनी सुनाई बातों पर अमल कर रहे हैं, जिनसे फायदे मिलते तो हैं, लेकिन निवेश लक्ष्य से कम मुनाफा ही लोग हासिल कर पाते हैं। जानकार की मदद से निवेश करने वालों से पूछेंगे तो आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि एक जैसी रकम निवेश करने वालों के रिटर्न में इतना अंतर क्यों होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे आप कर सकते हैं दुरुस्त, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर सूर्या भाटिया। सूर्या, पिछले हफ्ते हमने बात की थी बच्चों के लिए किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा गोल होता है हर इंसान के लिए। दूसरा जो बड़ा गोल होता है, जो आजकल खासकर देख रहे हैं कि कई लोग अब ये रियलाइज करने लग गए हैं कि आज तो हम यंग हैं, लेकिन उम्र बढ़ती जा रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो रिटायरमेंट की अगर हम ये भी सोच देखें, क्योंकि जब आप 25-30 के होते हैं तो सब ये सोचते हैं कि मैं तो 50 पे रिटायर करके अपनी पूरी जिंदगी जीऊंगा। बिल्कुल। रिटायरमेंट प्लानिंग का जो बेस्ट विकल्प होता है आपके मुताबिक क्या? क्योंकि आज तक हमने देखा है कि इंश्योरेंस के एंडाउमेंट प्लान खरीद लेते हैं, मनी बैक खरीद लेते हैं, यूलिप खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि हमने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली। तो सही रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग हम हर बार बोलते आते हैं कि सबसे महंगा गोल है आपका। क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर हम 60 साल की उम्र में भी अगर रिटायर होते हैं या कमाई हमारी बंद हो जाती है, तो कम से कम 20 से 25 साल की हमारी उम्र और बचती है, जहाँ पर हमको एक इनकम चाहिए जब हम आमदनी हमारी ख़त्म हो जाएगी। और आज की डेट में बात करें, जब हम कहते हैं हम 60 की जगह 50 या 45 पे 55 पे हम रिटायरमेंट होने की बात करते हैं, तो मेरे नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं, जो मेरे साल हैं, वो तो और बढ़ जाते हैं 30 से 35 साल। और आगे जाकर जब मेरी मेडिकल टेक्नोलॉजी से और इम्प्रूवमेंट होगी लाइफ की, तो 5-10 साल की अगर मेरी वृत्ति वहाँ भी होती है, तो अब 30 से 40 साल की बात करते हैं। आपको इनकम हर रेगुलर आने के लिए, जब आप नहीं कमाते और आपकी अवस्था ऐसी नहीं है कि आप कमा पाए, ये भी समय आएगा, तो आप कैसे करेंगे? इसलिए सबसे महंगा गोल आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है। और अच्छी बात यह है कि अब इन्वेस्टर, निवेशक ये जानता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग मुझे करनी चाहिए। पहले आप बात करते तो निवेशक कहता था कि नहीं, छोड़ दीजिए, इसको देखा जाएगा बाद में। बट अब वो खुद ही बोलता है कि हाँ, रिटायरमेंट प्लानिंग मुझे करनी है। इसके लिए प्रिंसिपल हर बार वही रहेगा, मुझे SIP ही करनी पड़ेगी, लंबे समय के लिए करनी पड़ेगी, जब तक मैं कमा रहा हूं करनी पड़ेगी। जरूरी बात यह है, मुझे डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और वही देखना पड़ेगा कि मैं कैसे कमाऊं ताकि मेरी रिटर्न एक 9% जो मेरी अगर इन्फ्लेशन अगर मान के चलूं मैं, जो कि अब कम हो रही है, उसको मैं कैसे आउट परफॉर्म करूंगा। सबसे जरूरी बात यही है कि मुझे 2 से 3% की अपनी आउट परफॉर्मेंस चाहिए, जो भी मेरी इन्फ्लेशन की दर है। उसको करने के लिए, उतना अल्फा लाने के लिए मुझे पोर्टफोलियो के अंदर मुझे क्या विकल्प है मेरे पास निवेश के, मुझे वो जानना बहुत जरूरी है। तो क्या मैं बैंक में FD करूं, क्या मैं, जैसे आपने कहा, एंडोमेंट प्लान लूं, क्या मैं LIC खरीदूं, या क्या मैं कोई और किसी कंपनी की इंश्योरेंस प्लान खरीदूं, या यूलिप खरीदूं, या इक्विटी में निवेश करूं? आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और हर जगह आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मेरी रिटर्न निकल कर आती है, क्या वो इन्फ्लेशन को मैच करती है? क्योंकि जो मेरा डेट प्रोडक्ट है वो तो मुझको इन्फ्लेशन को मैच ही करेगा, उसको बीट नहीं कर पाएगा, पर मैच करती है, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो दूसरा जो मेरा प्रोडक्ट है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको आउट परफॉर्म करने के लिए। तो उसको इन्फ्लेशन को मैच करने के मेरे पास क्या क्या एसेट क्लासेस हैं और कितना मुझे और चाहिए उसके अधिक, उसके ऊपर, जिससे मैं इक्विटी के मात्रा में निवेश कर पाऊं। साथ में फिर आपको यह भी जानना जरूरी है, मैं मान लो कि लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बट आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस लेवल भी देखना है इसके अंदर कि कितना मैं रिस्क ले सकता हूं इसके अंदर, कितनी मेरी कैपेसिटी है, कितनी मेरी एपेटाइट है। ध्यान रखने वाली बात यह है, कैपेसिटी और एपेटाइट दोनों चीजें आपकी समय समय पे चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी, कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी, और जैसे आपका नॉलेज बेस इंप्रूव होगा, बढ़ेगा, आपको समझ आएगी, आपकी एपेटाइट भी इंप्रूव होगी। ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम बोलते हैं आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी चाहिए, अपने लिए समझना चाहिए कि मैं जिसमें निवेश कर रहा हूं वो क्या है। अगर आप वो समझ लेंगे और लंबे समय के लिए टॉलरेंस के साथ निवेश करेंगे, अपना एक एसेट एलोकेशन बना लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अपना एक अच्छा सा कॉर्पस क्रिएट करने में रिटायरमेंट के लिए। बहुत से सवाल भी आए हैं आपके लिए सूर्या, आइए लेते हैं पहला सवाल। राकेश वर्मा का हमें मिला है, ये जानना चाहते हैं कि कैसे शेयर बाजार में निवेश के लिए शेयरों का चुनाव करना चाहिए, निवेश के लिहाज से ETF कैसा विकल्प है। साथ ही पूछा है कि NPS में पैसा डालना सुरक्षित रहेगा या नहीं।
ये बहुत ही एक अजीब सा सवाल है, क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं सिक्योरिटी, रिस्क फ्री हो, और दूसरी तरफ ये डायरेक्टली जाना चाहते हैं शेयर्स में। पिछले हफ्ते भी हमने इस पे थोड़ी चर्चा की थी, और ETF के बारे में भी बात कर रहे हैं। अब ये हमें मालूम नहीं कि अब तक कहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन क्या सलाह देंगे इनको? आप अगर एक जनरल ट्रेंड देखेंगे और अगर आप निवेशक की बात करेंगे तो सबको ये इंटरेस्ट होता है कि मैं अपना पैसा कैसे जल्दी से बढ़ा दूं। और आप हमेशा, आपको ये नॉइज़ मिलती है अपने आसपास कि मेरे पड़ोसी ने या मेरे फ्रेंड ने या मेरे कुलीग ने तो पैसा लगाया और वो दुगना हो गया उसका, पर कभी आपको ये सुनने को नहीं मिलता कि उसने पैसा लगाया और उसका पैसा आधा हो गया। क्योंकि ये मेरी मेंटल साइकोलॉजी है कि मैं जो भी बताऊंगा आपको, जो मैंने मुनाफा किया है मैं वही बताऊंगा उसी के बारे में बात कर। और फिर उसको जानते हुए मुझे लगता है कि मैंने तो बस मिस कर दिया अपनी, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस करने के चक्कर में मैं अपना पैसा गवा बैठता हूं। तो इसलिए आपको वो नॉइज को हटाना पड़ेगा और एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने निवेश के अंदर। जहां तक आप निवेश की बात करें, कहां मुझे निवेश करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स, ETFs एक अच्छा जरिया है आपको एक कंट्रोल्ड SIP के जरिए जाने का, एक आपको एक कॉर्पस बनाने के लिए। आप ETF में जाइए, म्यूचुअल फंड में जाइए। इसके अलावा इन्होंने बात करी है डायरेक्ट स्टॉक्स की। अगर आपको समझ है, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं तो आप कोशिश करिए, जाइए, बट उसमें समय चाहिए और आपको रिस्क लेवल जानना पड़ेगा। अगर आपका रिस्क का टॉलरेंस लेवल नहीं है तो आपके लिए वो एसेट क्लास सूट नहीं करता आपको, और नॉलेज भी चाहिए साथ में आपको उसमें निवेश करने की, कब खरीदना है, कब बेचना है आपने। बात करें फिर हम NPS की। NPS एक बहुत अच्छा माध्यम है आपको, एक जैसे रिटायरमेंट ऐसी बात कर रहे थे पहले में, कॉर्पस क्रिएट करने के लिए। ये चाहते हैं कि क्या उसमें कुछ सेफ ऑप्शन है। उसमें 3 कैटेगरीज होती है हमारे पास, एक इक्विटी होती है, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड होती है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। अगर आप सेफ एसेट क्लास के लिए देखते हैं NPS को, तो आप डेट और कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाइए, जो कि आपको एक लो रिस्क कह सकते हैं हम। लो रिस्क का आपको बिल्कुल सेफ या गारंटीड नहीं कह सकते, क्योंकि वो फिक्स्ड इनकम नहीं है, वो मार्क टू मार्केट जैसे हम बोलते हैं तो वो है। पर क्योंकि आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक क्वाइट लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आ जाता है और लंबे समय में आपको वो नुकसान नहीं देगा। बट देखने वाली बात यही है कि अगर आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो क्या आपकी इन्फ्लेशन मैच करती है, तो आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा और एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा पूरे पोर्टफोलियो का कि मुझे क्या सूट करता है, कितना एलोकेशन मैं NPS में करूं, कितना म्यूचुअल फंड में करूं, कितना ETF में करूं, या मैं डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदूं। हम बात करते हैं रिस्क टॉलरेंस की। ये बताइए सूर्या के रिस्क टॉलरेंस को कैसे डिफाइन किया जाए। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं कहता हूं मैं हाई रिस्क लेने को तैयार हूं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं 50 रुपए गंवाने को तैयार हूं वर्स्ट सिनारियो में? कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे किसी इंसान के लिए? क्या सवाल पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या मैं रिस्क ले सकता हूं या नहीं? क्योंकि लोग कहते हैं मैं रिस्क ले सकता हूं, लेकिन रिस्क का मतलब क्या है? मैं कहता हूं कि अगर मैंने 100 रुपए लगाए और 1 महीने के अंदर वो 100 रुपए 50 रुपए हो गए, आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आप वो पैसा निकाल लेंगे? क्या आप ये बोलेंगे नहीं अभी पैसा थोड़ी देर रख लेते हैं, या क्या हम 6 महीने वेट करेंगे, या 2 साल तक भूल जाओ क्योंकि मेरा लंबे समय का निवेश है? देखने वाली बात यह है कि आपका क्या रिएक्शन है। अगर आप रिएक्शन देते हैं नहीं कि मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं मार्केट कहां जाएगी, इतनी ज्यादा गिर गई है 1 महीने के अंदर, जो कि अभी हमको देखने को मिल रहा है। अगर आपका रिएक्शन काफी, अगर आपको लगता है कि मैं इसमें निकल जाऊंगा, कल ही निकल जाऊंगा, तो आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल कम है। अगर आप कहते हैं नहीं अगर मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, मैं लंबे समय के लिए होल्ड करूंगा, तो आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल हाई है। तो रिस्क टॉलरेंस लेवल के साथ जानना ये जरूरी है कि जो मेरा निवेश का समय है, जो हम बार बार बात करते आ रहे हैं, वो कितना है। अगर आपको 6 महीने में चाहिए और आपकी टॉलरेंस लेवल हाई है, तो फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन ऐसी आ जाती है मार्केट में गिरने की, तो फिर आपके प्रिंसिपल का एक्चुअल लॉस हो जाएगा, जो कि इंटेंशन नहीं है पोर्टफोलियो क्रिएट करने की। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस हो जाएगा, थोड़ी मतलब है कोई। तो आपको चाहिए कि टॉलरेंस को समझते हुए निवेश करिए। अगला सवाल मिला है कोलकाता से। यह है सुरजीत डे का। इनकी सैलरी है 30,000 रुपए महीने की, 1200 रुपए महीने की RD करते हैं ये, रेकरिंग डिपॉजिट। 18,500 रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है, 39,000 रुपए सालाना PF में जमा करते हैं, PPF में 23,000 रुपए जमा है। क्या करना चाहिए? देखिए, सही रास्ते पे है? इनका जो फिक्स्ड इनकम बेस है पोर्टफोलियो के अंदर, इनके पास एक RD भी है, इनके पास PPF भी है, कंपनी का PF भी कटता है। तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इनका एक अच्छा बेस बन रहा है, जो कि बनता जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इनका PF और PPF मैं मान के चल रहा हूँ PF में पैसा डालेंगे। तो इनको चाहिए, इनका मेन कंसर्न क्या आता है निकल कर कि मेरी ग्रोथ कैसे आएगी, कॉर्पस मेरा कैसे बढ़ेगा, नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगा। तो अगर मुझे वो अल्फा चाहिए
तो कुछ इनको एक्सपोजर लेना पड़ेगा रिस्क के अंदर, वो जोखिम थोड़ा सा इनको लेना पड़ेगा, ज़्यादा मत लें, 10 से 20% से शुरुआत करें, बैलेंस फंड के जरिए जाइए, SIP करें उसके अंदर और थोड़े थोड़े समय बाद उसको मॉनिटर करिए। पर मॉनिटर का मतलब ये नहीं कि हर महीने मॉनिटर करिए, साल में एक बारी 2 बारी देखिए कैसा चल रहा है और मार्केट के हिसाब से परफॉर्मेंस कैसी आ रही है उसकी, उसमें क्या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, अगर उसमें अंडर परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा ट्रैक रखें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाती है। क्योंकि ओवरऑल मेरा एम यही है एसेट एलोकेशन का कि मुझे उसके अंदर थोड़ी सी रिटर्न एक्स्ट्रा चाहिए जो मेरी इन्फ्लेशन है। अगर मेरे पूरे पोर्टफोलियो को वो एक थोड़ी सी किक दे दे कि मेरी एक्स्ट्रा रिटर्न निकल जाए तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। अगला सवाल आया हमें पुणे से 29 साल के अमिताभ मुखर्जी का। शादीशुदा हैं ये और जल्दी ही एक बच्चे के पिता बनने वाले। इनकी मासिक आमदनी है 71,750 रुपये। कार और होम लोन की EMI 30,000 रुपये है। जानना चाहते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए जिससे सेविंग्स के साथ ही ज़रूरत के वक्त जिम्मेदारियां निभाने के लिए पैसों की भी तंगी ना हो। इनको ज़रूरी है कि एक अपना कैश फ्लो क्रिएट करे, कितनी मेरी आमदनी है ये इनको पता है, खर्चे मेरे को पता है कितने मेरे फिक्स खर्चे हैं जो EMIs हैं, इसके अलावा घर में महीने का मासिक कितना खर्चा होता है, उस खर्चे के बाद जो मेरी एंड में सरप्लस निकल कर आता है उसको पोटेंशियली अपने हिसाब से सेव करें, क्योंकि इनकी फैमिली बढ़ने वाली है आगे, इनकी शॉर्ट टर्म नीड्स भी आएंगी, तो 4 से 6 महीने का अपना एक लिक्विड कॉर्पस रेडी रखें, क्योंकि खर्चा इनका भी थोड़े समय में बढ़ने वाला है, और साथ में कुछ पैसा निवेश करें लंबे समय के लिए अपने आने वाले बच्चे की पढ़ाई के लिए और अपनी खुद की रिटायरमेंट के लिए। इनको 2 बास्केट्स में अगर आप भाग कर देंगे, शॉर्ट टर्म का जो मेरा पैसा है उसको ये बैंक में RD करा सकते हैं, अगर लमसम पड़ा हुआ तो FD भी करा सकते हैं या शॉर्ट टर्म फंड में डाल सकते हैं, और जो लंबे समय का है उसमें बैलेंस फंड के थ्रू और लार्ज कैप फंड्स के थ्रू SIP शुरू करिए और एक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं धन दौलत। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जाने माने फाइनेंशियल प्लानर सूर्य भाटिया हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुधीर भारद्वाज का यह सवाल हमें मिला है। हर महीने बैंक में 5,000 रुपए जमा करते हैं, म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार में निवेश के फायदे समझना चाहते हैं। पूछा है SIP क्या है। ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है इनका, क्योंकि हालांकि हम लोग बात करते रहते हैं SIP के जरिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम बार बार शायद इसको रीटरेट करें कि SIP होता क्या है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दर्शक समझ पाएं इसको। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ऐसे इसके जैसे कि आप जब देखेंगे इसके अंदर सिस्टमैटिकली मैं अपना एक निवेश करता हूँ एक स्कीम के अंदर, जो भी मैं चूज़ करता हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है SIPs का? सबसे बड़ा एडवांटेज है डिसिप्लिन। आपको ये फोर्स्ड सेविंग में एक लेकर आता है, जिससे आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आप सेव करते हैं। इससे आपको और क्या एडवांटेज मिलते हैं जो SIP के जरिए आते हैं आपको, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना लंबे समय के लिए मैं निवेश कर पाऊंगा उतना ही मेरा ब्याज कमा पाएगा। तो जब ब्याज पे ब्याज कमाऊंगा उसको हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं, और ये तभी आपको सही मात्रा में दिखाई देगा जितना लंबे समय के लिए निवेश कर पाएंगे। जितना लंबा समय देंगे उतना आपको फायदा देगा। तो SIP के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग, डिसिप्लिन और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब हम हर महीने अगर सेविंग करते हैं, निवेश करेंगे, तो हर महीने में एक अलग वैल्यू पे अपनी इन्वेस्टमेंट को खरीदूंगा। मुझे ऐसे NAV बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। आप स्टॉक्स भी खरीदते हैं तो उसमें जब आपको मार्केट प्राइस मिलती है, हर महीने एक फिक्स डेट पे मेरी अगर निवेश होता है तो मेरी प्राइस हर महीने चेंज होगी। अगर ज़्यादा है तो मैं कम नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदूंगा क्योंकि मेरी अमाउंट तो फिक्स्ड है, और अगर NAV मेरी कम है तो मैं ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदूंगा। तो उसका उल्टा हो जाता है, जिससे मेरी एक एवरेज प्राइस बन जाती है लंबे समय के लिए, जो कि जनरली देखा गया है कि मेरी मार्केट से थोड़ी सी कम होके आती है। तभी आप कभी भी देखें, जैसे एक साल के अंदर मेरी अगर मार्केट में रिटर्न कम आई है, SIP की जो मेरी रिटर्न है उसने थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस करी है वर्सेस द मार्केट परफॉर्मेंस। तो आपको हमेशा एक थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस मिलती है SIP के जरिए। इसके अलावा जो आपको एक फोर्स सेविंग आपने जो क्रिएट कर ली है, आपको एक हैबिट बन जाती है जो कि आपको लंबे समय में फायदा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य आने के लिए धन दौलत पर और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी निवेश की मुश्किल से जूझ रहे हैं और गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, बैंक FD वगैरह में निवेश से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।